हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट के 20% जीके और जीएस के क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और पिछली सारी शिफ्टों का पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी पिन कर दूंगा। आप वहाँ पर जाइए और इनका जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आपके आया था कि काला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित हैं। जो कला मंडल कल्याण कुट्टी अम्मा है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपके संबंधित है मोहिनी अट्टम शब्द से। किससे? मोहिनी अट्टम शब्द से। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो केरल को विकास करता मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य आता है। मोहिनी अट्टम शब्द का शाब्दिक अर्थ है जादूगर का नृत्य। क्या? तो जादूगर का नृत्य मोहिनी अट्टम का प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। अगर बात करें मोहिनी अट्टम नृत्य है इसका प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो कला मंडलम कल्याण कुट्टी टी चुन्नुमुम अम्मा, उसके बाद में कला मंदा सुगंधी गोपिका वर्मा। ये आपके आते हैं इसके क्या नाम है इसका, मोहिनी अट्टम के। उसके बाद में देखते हैं सतरिया। जो सतरिया नृत्य है ये किसका है? ये आपके आता है असम का है। किसका है ये? जो असम का है। किसका? ये जो सतरिया नृत्य है वो असम का आपके शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये इंदिरा पीपी बोरा है, मणिराम दत्ता है, मुख्तियार हैं, गुरु जीतन गोस्वामी है। उसके बाद में अगर बात करें कथक की, कथक आपके कर्नाटक का है। कहाँ का है? तो ये है आपके कर्नाटक। ये आपके कहाँ का है? तो ये आपके कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं कथक का प्रतिपादक कौन कौन है। तो ये आते हैं शंभू महाराज आते हैं, लिच्छू महाराज आते हैं, सितार देवी आती हैं और पंडित बिरजू महाराज आता है। ये कथक के प्रतिपादक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आपके कन्याकुमारी से शुरू की गई और कहाँ तक? कश्मीर तक। कश्मीर तक ये आपके हुई थी। तो ये किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से लॉन्च किया गया। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी जो अब समाप्त भी हो चुकी है। तो ये किसके नेतृत्व में शुरू हुई? ये राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में शुरू हुई थी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में जो कांग्रेस है उन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। देखते हैं कि चुनाव 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था। यानी जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है वो 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर 2022 को हुई थी। यानी 2 दिन के बाद में इसकी क्या हुई? वोटों की गिनती हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को मिले थे कितने? 1072 वोट की तुलना में जो मल्लिकार्जुन को मिले थे 7,897 वोट मिले थे। देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर के 1072 मतों की तुलना में 7,897 मतों के साथ चुनाव जीता था। और 10 अगस्त 2019 को पार्टी नेता के रूप में राहुल गांधी के इस्तीफे से चुनाव शुरू हो गया था। यानी राहुल गांधी के बाद में अब के कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष? तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो ये आप सभी को पता है कि श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के पिता डॉक्टर वर्गीज
कुरियन थे, जो ऑपरेशन फ्लड थे उसके पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है उन्हें माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र डेयरी विकास कार्यक्रम था। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। जो दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए जो जो उपाय किए गए थे वो आपके श्वेत क्रांति के अंतर्गत आते हैं। श्वेत क्रांति की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। जो दूध है, जो श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या श्वेत क्रांति है उसके अंतर्गत दूध की गति बढ़ाने के लिए या श्वेत क्रांति की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड के पिता किसे कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि यह 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। जो ऑपरेशन फ्लड है वो 1970 में, वो कब? 1970 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। और ये हरित क्रांति, उसके बाद में जो बाकी और क्रांतियाँ हुई थी वो भी देखते थे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है आपके फसलों से संबंधित है। अगर बात करें नीली क्रांति किसने संबंधित है? मछली से। भूरी क्रांति तो चमड़ा से संबंधित आती है। ये भी आपको याद कर लेनी है। आने वाली शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछा गया था कि राक्षस को खाली जगह ने वरदान दिया था। राक्षस को कौन वरदान देता? हमेशा आपने देखा है, किताबों में देख लो, कोई सी भी किताब में कोई सी भी राक्षस को कौन वरदान देता है? भगवान शिव, क्योंकि भोले बाबा बड़े भोले हैं तो भोले को सारे मूर्ख बना के वरदान ले लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी जो ये हॉकी का ग्राउंड है उसमें कितनी टीमें लड़ती है? 2 टीमें। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और एक में कितने होते हैं? तो एक टीम में 11 होते हैं और दूसरी टीम में भी आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक फील्ड हॉकी मैच में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमें होती हैं। 1 घंटे तक खेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टिक का उपयोग करती हैं और एक प्रतियोगिता जीतने के लिए गोल करती हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये पूरा आपका ग्राउंड होता है। ग्राउंड में इस साइड एक टीम का गोल होता है, इस साइड एक टीम का गोल होता है, बीच में ये होता है, यहाँ पर ऐसे करके डी भी होती है। ऐसे करके ये मैच स्टार्ट होते हैं। इनके पास जो प्लेयर होते हैं उनके पास ऐसी करके एक हॉकी होती है, हॉकी से वो गोल करते हैं। और एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में होते हैं आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी रिलेटेड देख लेते हैं। जो टेनिस खेल होता है, टेनिस खेल 2 टीमों के बीच गेंद से खेले जाने वाला एक खेल होता है जिसमें कुल 2 खिलाड़ी होते हैं। एकल मुकाबले में 2 और या 4 खिलाड़ी, युगल में युगल यानी जो युगल होता है 2 खिलाड़ियों का, यानी एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं तो 4 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट और मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं। यानी टेनिस जिसमें खेलते हैं जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में आपका कहता है कबड्डी। कबड्डी क्या होता है? कबड्डी के खेल में एक प्रत्येक पक्ष में क्रमशः 7-7 खिलाड़ी होते हैं जिसमें कुछ रेडर होते हैं जो विपक्षी खेमे में जाकर क्या लेते हैं? विपक्षी खेमे में जाकर अंक हासिल करने में निपुण होते हैं। कुछ डिफेंडर में अपने खेमे में रहकर खेमे की सुरक्षा करने में निपुण होते हैं। यानी कबड्डी में क्या होते हैं? कुछ रेडर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डिफेंडर होते हैं। रेडर क्या करते हैं? दूसरे खेमे में जाते हैं और पॉइंट लेते हैं। और डिफेंडर क्या होते हैं? इन्हें रोकने की कार्य करते हैं। उसके बाद में देखते हैं बास्केटबॉल। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जो किसी समय कोर्ट पर 5 खिलाड़ी होते हैं। मतलब देखो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, लेकिन कोर्ट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों के। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक खेल है जो 2 विरोधी खिलाड़ियों एकल और 2 विरोधी जोड़ों युगल द्वारा नेट में विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। यानी बैडमिंटन होता है उसमें भी टेनिस की तरह होता है, लेकिन उसमें जो कोर्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित लेख था। यह लेख इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके हरिशेन ने। और किसके शासनकाल में? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और किस पर लिखा गया? तो कौशाम्बी 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। प्रयाग
प्रयाग इलाहाबाद का एक प्राचीन नाम था, यानी प्राग किसका नाम है? आज भी प्रयागराज जिसे कहते हैं, इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। हाँ, तो प्रयाग इलाहाबाद का एक प्राचीन नाम था, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन या स्थान या संगम है। प्रयाग में क्या होता है, एक साइड से गंगा आती है, दूसरी साइड से यमुना आती है, और यहाँ से सरस्वती आकर तीनों नदियाँ एक साइड में मिल जाती हैं। इसी यहाँ पर इसे संगम या प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट। प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसे इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। यह एक शोक स्तंभ है। इसमें 4 अलग अलग शिलालेख हैं। शोक स्तंभ में इसमें क्या है, 4 अलग अलग शिलालेख लिखे गए हैं। ये किसने लिखे थे? हरिशेन ने लिखे थे। हरिशेन, हरिसेना या हरिसेना 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि श्रुति पाठक और सरकार के मंत्री थे। ये श्रुति पाठक और सरकार के क्या थे? मंत्री थे। और वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 345 ईस्वी में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके हरिशेन द्वारा। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और किस पर? तो अशोक का एक स्तंभ था, जो आपके कहाँ से लगाया गया था? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से वो लाया गया था, वहाँ पर उस पर ये लिखा गया है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का अंतिम दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? भारत का जो अंतिम पॉइंट है वो भी कौन सा दक्षिणतम पॉइंट है, वो कौन सा है? तो वो आता है आपके इंदिरा पॉइंट। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। ज्ञातव्य है कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है किबीथू सबसे। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कच्छ में सर क्रीक जो एक गुहार मोती के पास है, और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि की बात करें, जो भारत की जो भूमि से एक्चुअल में भारत से जुड़ी हुई भूमि है, उसकी बात करें तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। और इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर और उल्डोक ग्लेशियर के बीच एक उच्चतम बिंदु है। देखो उत्तरी बिंदु है वो तो है आपके कौन सा है? इंदिरा कोल। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है आपके इंदिरा पॉइंट। क्या वो है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्यों में संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है? तो ये आपका इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल हमेशा कौन लगाता है? तो ये लगाता है आपके राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? तो वो लगाता है राष्ट्रपति। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार के? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के। इसमें से वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। उसके बाद में देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या जो पहला आता है आपके राष्ट्रीय आपात, वो देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या हथियारों के विरोध के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसे संविधान द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के रूप में दर्शाया गया है। ये कब होता है? जब कोई बाहरी आक्रमण करता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये लगाया जाता है। कौन? तो राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद में देखते हैं सेकंड। उसके बाद में आता है सेकंड पर आता है आपके राष्ट्रपति शासन। सेकंड पर कौन आता है? तो राष्ट्रपति शासन। इसे अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया है। दूसरे प्रकार का आपातकाल है राज्य शासन की विफलता के मामले में केंद्र को विशेष राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 356 और 365 के अनुसार अनुच्छेद 356 और 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाया जाता है। इसे अनुच्छेद 365 कहता है कि जब स्थिति राज्य सरकार से हाथ से बाहर जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा सीधा प्रभाव लिया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 365 है, उसके आधार पर 2 आधारों पर शासन का है, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में आता है वित्तीय आपातकाल। भारत में आर्थिक संकट के समय या ऐसी स्थिति जो वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकती है
राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। यानी अगर बात करें भारत में 3 प्रकार के एक तो होता है राष्ट्रीय, कौन सा, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, वो लगता है आपके 352 के तहत। दूसरा होता है आपके दूसरा कौन सा था आपके, तो दूसरा आपके था, देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, 352। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 और वित्तीय लगता है आपके 360 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत आपके लगता है। तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए, इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये भी देख लिया था, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। हाँ, ये देखते हैं सबसे ज़्यादा आपातकाल किस राज्य में लगा है। तो अभी तक 29 में से 29 के अब 28 हो गए हैं। 29 में से 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। मतलब मात्र अभी तक 2 ऐसे राज्य थे जिन पर अभी तक कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और इसमें से उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हो चुका है। यूपी में कितनी बार, यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ बिहार दूसरी सूची पर है। तो 1 नंबर पर आता है आपके यूपी में लगे हैं 10। उसके बाद में बिहार में कितनी बार, 9 बार, बिहार 9 राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ बिहार इस सूची में दूसरे नंबर पर। केरल, मणिपुर, उड़ीसा और पंजाब राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हो चुका है। अगर बात करें तीसरे नंबर पर, तो केरल, मणिपुर, उड़ीसा और पंजाब हैं वो संयुक्त स्थान पर तीसरे नंबर पर आते हैं। वहां पर 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उसके बाद में एक और आपको हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला था एग्जाम के अंदर। वो आपके था कि हरित क्रांति किसके वृद्धि के लिए चलाया गया था। जो हरित क्रांति है वो किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का सबसे बड़ा फायदा गेहूं की उपज को हुआ है। योजना के प्रारंभिक चरण में ही इसका उत्पादन बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया था। तो हमसे पूछा गया था कि हरित क्रांति किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था। तो वो चलाया गया था आपके खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि के लिए चलाया गया था, या खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाया गया था, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा किसकी, गेहूं की फसल को हुआ था। पहले ही चरण में, जो हरित क्रांति का पहला ही चरण था, उसी में जो गेहूं का उत्पादन बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया था। उसके बाद में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि त्रिपुरा का खर्ची उत्सव कितने दिनों तक होता है। जो त्रिपुरा का खर्ची उत्सव वो कितने दिनों तक चलता है। यह पूजा दुनिया की सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से है। ये जो पूजा है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा त्योहारों में से मनाई जाने वाली एक पूजा है। त्रिपुरा राज्य यह सीधे 7 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्रिपुरा राज्य में है और ये 7 दिनों तक सीधे मनाया जाता है और इसे एक शाही घटना भी माना जाता है। हर साल ये जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। या ये क्या होता है, जुलाई के अंदर अमावस्या होती है, अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। कौन सा, तो खर्ची उत्सव। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सड़कों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि मिलाने वाला क्वेश्चन था, ये सड़कें कौन बनाता है, ये सड़कें कौन बनाता है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला सड़क किसके अंतर्गत, जो जिला सड़कें किसके अंतर्गत आती हैं या कौन बनाता है। तो जिला परिषद के पास जिला सड़कें बनाने का अधिकार या उत्तरदायित्व होता है। यानी जिला सड़कें किसके अंतर्गत होते हैं, तो जिला परिषद होते हैं, वो जिला सड़कें बनाने का अधिकार और उत्तरदायित्व रखता है। उसके बाद में दूसरा आता था कि जो सीमा सड़क आती हैं वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो सीमा सुरक्षा होती हैं वो आता है BRO के अंतर्गत, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन होता है वो आपके सीमा सड़क बनाता है। BRO की स्थापना भारत सरकार द्वारा 7 मई 1960 को की गई थी। यह संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन BRO भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण व रख रखाव का कार्य करता है। हमें अभी 2 ही ऑप्शन मिल पाए, 2 ऑप्शन अब नहीं मिले। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आगे की शिफ्टों में इसे आगे का जो वीडियो आएगा उसमें बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल को कर देंगे ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।